ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो हमारा आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी ना 250 क्वेश्चंस वाली, उसका पार्ट 24 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आप इस वेबसाइट पर जा करके जो यहाँ पे दिया हुआ है www.globaliti.org, इस वेबसाइट पर जा करके आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो आपके पार्ट वाइज क्वेश्चन थे पहले स्टार्टिंग में तो पार्ट वाइज पीडीएफ अपलोड है, प्लस लास्ट में आप देखोगे ना तो 250 क्वेश्चन का हमने इकट्ठे पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो जिसको पार्ट वाइज डाउनलोड करना हो पार्ट वाइज भी डाउनलोड कर सकता है, या फिर बिल्कुल नीचे जा करके आप इकट्ठे भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट के भी आपको पीडीएफ इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर आपको ट्रेड थ्योरी हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, उनके भी पीडीएफ बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ड्राइंग वगैरह के पेपर भी यहाँ पे अपलोड है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है सामग्री, ब्रांड, नाम, गुणवत्ता के ग्रेड, करंट और वोल्टेज की रेटिंग आदि के लिए विवरण के लिए शब्द क्या है। ठीक है, कहने के मतलब है कि अगर कहीं पर आपको ये सारी चीजें दिखाई गया, कौन सा मटेरियल है, जो मटेरियल है वो किस ब्रांड का है, वो किस उसकी क्वालिटी कैसी है, किस ग्रेड की क्वालिटी है, करंट और वोल्टेज आदि चीजों को दिखाया गया हो किसी भी जगह पर, तो उसको क्या बोलते हैं। उस चीज के लिए मतलब जिसमें ये सारी चीजें हमें दिखाई गई, जो सामग्री कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, कौन सा ब्रांड है, क्वालिटी किस ग्रेड की है, करंट और वोल्टेज की रेटिंग क्या है, ये सारी चीजें दिखाई गई, तो आप उसको किस वर्ड में उसको आप एक तरह से बताओगे, कौन सा वर्ड कौन सा शब्द आप यूज करोगे इन सब चीजों को दर्शाने के लिए। ऑप्शन है जैसे ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्राइस कैटलॉग। प्राइस कैटलॉग तो आप जानते हो, मूल्य सूची होती है जहां पर अलग अलग दर इंगित की गई होती है। हमने बात किया था पहले भी क्वेश्चन में कि जहां पर अलग अलग क्या रेट होता है, जहां पे वेरियस टाइप ऑफ रेट्स मतलब विभिन्न दर प्रदर्शित की जाती है, वह मूल्य सूची होती है। ठीक है, अब मैं इस एग्जांपल को मैं नॉर्मल आपको बताऊंगा जो आपको यहाँ दे रखा है ना। जैसे आप मोबाइल वगैरह आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल ऑनलाइन मंगाते हैं, तो जब आप मोबाइल वगैरह ऑर्डर करते हो, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हालांकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, जनरली इस टाइप से ही लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो जब आप ऑर्डर करते हो ना, तो कोई भी फोन जब आप देखते हो, जैसे कि Realme 7 Pro हो गया जो कि मैं यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब आप फोन देखोगे वहां पे Realme 7 Pro आपने फ्लिपकार्ट में सर्च कर लिया, फिर उसमें क्या होगा, नीचे जाओगे तो आपको मतलब ये देखना पड़ता है कि इस फोन में क्या क्या चीजें हैं, इस फोन में क्या क्या चीजें दिया गया है। तो क्या क्या चीजें दिया गया मतलब स्पेसिफिकेशन, तो आप उस फोन में नीचे देखते हो तो स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन होता है फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन में। तो स्पेसिफिकेशन पे जब क्लिक करोगे तो वहां खुल करके आ जाएगा और उसमें दिखाएगा कि इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट है, 64 मेगापिक्सल का बैक है, इतना mAh की बैटरी है। ठीक है, बाकी भी डिटेल्स इसमें रहती कि 8 GB का रैम है, इतना GB इसमें इंटरनल दिया हुआ है, 65 वाट का आपका चार्जर है, 2 एम्पियर इसकी करंट होती है। तो ये सब चीजें किसमें, जब हम स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तब हमें ये सब चीजें दिखाने लगता है, मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी देने लगता है, किस वस्तु में क्या क्या चीजें हैं, तो उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि इस वस्तु की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो वही चीज यहाँ पर भी था कि अगर किसी वस्तु के सामग्री का, मटेरियल का पता चले, उसके ब्रांड का पता चले, उसकी गुणवत्ता का, करंट वोल्टेज आदि का, तो वह क्या होगा, वह उस वस्तु का स्पेसिफिकेशन होगा, विशेषता होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मतलब इन सब चीजों को हम दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल की सामग्री की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है। भाई जैसे कहीं पर भी इंडस्ट्री वगैरह में होता है, कंपनी में होता है, तो जब हमें कोई जॉब बनाना होता है ना, तो उसकी हमें ड्राइंग बनी हुई मिलती है। क्या मिलता है, एक कॉपी, एक पेज मिलता है, उस पर ड्राइंग उसकी बनी होती है, तो जिससे हम आगे का काम कर पाते हैं। ठीक है, तो उस ड्राइंग से हमें क्या फायदा मिला, वही पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है उसका क्या फायदा होता है। पहला, फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है आपका। ठीक है, मतलब कि आप एस्टिमेशन के लिए उसका यूज करेंगे, सामग्री के आकलन के लिए और कार्य के निष्पादन के लिए कि काम आसानी से हो सके, या फिर रंगीन उपस्थिति के लिए, ठीक है, कलरफुल अपीयरेंस, या फिर लागत को कम करने के लिए फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट,
या फिर लागत बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। तो भाई ड्राइंग से कॉस्ट घटेगी या बढ़ेगी नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। मेन है कि भाई ड्राइंग से हमें क्या फायदा होगा, सामग्री का आकलन, एस्टिमेशन, हमें एस्टिमेशन बनाने में आसान होगा। जैसे आपको कोई चीज ड्राइंग दे दे आदमी कि आपको इस टाइप का वस्तु बनाना है, या फिर जनरली आप देखते होंगे आजकल लोग घर वगैरह भी बनाने जाते हैं, घर मकान जब तैयार करवाते हैं तो उसकी भी ड्राइंग तैयार करवाते हैं। तो घर की ड्राइंग में क्या होता है, इस तरह से उसका नक्शा बोलते हैं ना, घर का नक्शा बनवा लिया जाए, मतलब घर की ड्राइंग बना ली जाए। तो उसमें अपना दिखा दिया जाता है कि यहाँ से आपका एंट्रेंस होगा, या जो होगा आपका 18 इंच दे देगा, ठीक है, कि जो है 18 फीट यहाँ पे लंबा है, इधर 10 फीट है, यहाँ पे एक पिलर होगा। जब वह जो आपके नक्शा बनाते हैं तो उसी को क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करके वो बनाते हैं कि यहाँ पे एक पिलर आएगा, एक पिलर यहाँ आएगा, एक पिलर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे पिलर दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हॉल वगैरह होता है सबकी लंबाई चौड़ाई लिख दी जाती है कि इसका कितना लंबाई चौड़ाई है, इसका कितना है। तो इससे क्या होता है, आप नक्शे को देख करके आप एस्टिमेट बना लेते हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 पिलर है। अगर 8 पिलर हैं तो भाई एक पिलर में 4 छड़ लगेगा, तो 8 चौक को टोटल 32 छड़ लगेंगे, ठीक है। कितने सूत का छड़ लगेगा, उसका रेट क्या है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एस्टिमेट निकाल लेते हैं। भाई यहाँ से लंबाई चौड़ाई भी पता चल जाता है, तो आपको पता चल जाता है इतना लंबा ये कमरा है, इतना चौड़ा ये कमरा है, इसमें कितनी ईंट लगेगी, कितना सीमेंट बालू लगेगा। तो हमने एस्टिमेशन किसकी मदद से निकाला, इस ड्राइंग की मदद से। आपको एक ड्राइंग मिल गई, जिससे ड्राइंग से हमें क्या पता चल गया कि क्या क्या कार्य करना है, भाई क्या क्या काम करना है, ड्राइंग से पता चला। और दूसरा ये भी फायदा हुआ कि इस ड्राइंग की मदद से हमने एस्टिमेशन भी निकाल लिया, एस्टिमेट भी बना लिया कि लगभग कितना खर्च होगा। तो यही है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या उपयोग हो, तो इसका यही फायदा होता है कि हम सामग्री का आकलन मतलब एस्टिमेट भी बना लेते हैं और कार्य के लिए भी आसानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट संदर्भ का क्या अन्य शब्द है। पॉकेट संदर्भ, जिसे हम कहते हैं पॉकेट रेफरेंस। क्या कहते हैं, पॉकेट रेफरेंस। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में बात किया था, ठीक है, रेफरेंस टेबल था। क्या था, रेफरेंस टेबल। हम उसे इंफॉर्मेशन टेबल के नाम से भी जानते थे, उसका दो नाम था ना, रेफरेंस टेबल कहिए या इंफॉर्मेशन टेबल कहिए। वही चीज यहां भी है। जो पॉकेट रेफरेंस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हैंडबुक। किस नाम से, हैंडबुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में जो वर्क करते हैं तो लोग हैंड बुक रखते हैं। नाम से देखिए पता चल रहा ना, हैंड बुक मतलब ऐसी बुक जो हाथ में रहे, जनरली मतलब छोटी बुक होती है। एक तरह से पॉकेट रेफरेंस भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसे हम पॉकेट में रख लेते हैं, छोटी बुक होती है, छोटा मोटा हिंट के लिए होता है। कोई मशीन वगैरह का ऑपरेटिंग करना है, उसकी कोडिंग वगैरह या इस टाइप की चीजें, मशीनरी को ऑपरेट वगैरह करने के लिए उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो छोटी मोटी जो जानकारियां होती है हम इस बुक में नोट करके रखते हैं, जिसे हैंड बुक कहते हैं या फिर पॉकेट रेफरेंस भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटी होती है ना, छोटी सी डायरी टाइप की होती है जो हमारे पॉकेट में भी आ जाती है, तो पॉकेट रेफरेंस भी बोलते हैं या हैंडबुक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका सही हो जाएगा, हैंडबुक ना। पॉकेट रेफरेंस कहिए या हैंडबुक कहिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्य के आकलन से कौन संबंधित है, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वर्क। भाई एस्टिमेट बनाने के लिए इसमें से क्या जरूरी है, किससे हम एस्टिमेट आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का एस्टिमेट निकालना है कि कितने का पड़ा, तो आपको कैसे पता चलेगा, हैंडबुक से नहीं। मैंने अभी बताया कि हैंडबुक तो भाई मशीन वगैरह की जो छोटी मोटी जानकारियां होती है या फिर कोडिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें उस पर नोट करते हैं ताकि हम काम आसानी से कर सके। इंफॉर्मेशन टेबल है, इसकी भी बात हमने किया था। इंफॉर्मेशन टेबल को रेफरेंस टेबल कहते हैं, जहां पे हमें जानकारियां यहाँ पे नोट की जाती है। पैकिंग का मतलब पैक करने से मतलब है। पहला जो बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री का बिल, भाई इसी से तो पता चलेगा। अगर किसी भी चीज का आपको बिल मिल जाए, अगर मान लीजिए कहीं पे आपके घर पे आ गया भाई 50,000 की सामान आ गई, तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा ना कि नहीं क्या क्या चीजें था। अगर आपको कोई बिल पकड़ा देगा तो आप उसमें देख लोगे कि भाई ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है और ये वाली सामान इतने का है। तो इस तरह से टोटल सामान हमारा 50,000 का हो गया। मतलब हमने जो बिल था, जो मटेरियल का जो सामान का बिल था, उससे हमें एस्टिमेट का पता चल गया। मतलब एस्टिमेशन ऑफ वर्क क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री का बिल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे कह रहा है कुल लागत क्या है, टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट निकालने तो कैसे पता चलेगा, केवल कच्चे माल की लागत, केवल मशीनिंग की लागत। भाई हमें कुल चाहिए ना, टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है। अगर केवल कच्चे माल की लागत लेंगे तो केवल रॉ मटेरियल, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, किसी चीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसी को कच्चा माल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको गेट बनाना है लोहे का, तो उसके लिए पहले क्या होगा, आयरन खरीद करके आप ले आओगे, तो जो आपने आयरन खरीद के लाया वो आपका रॉ मटेरियल हो गया। वेल्डिंग वगैरह जो वेल्डिंग रॉड वगैरह उसमें यूज हुई सब उसके क्या रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल की अगर हमें लागत पता चल जाए, मशीनिंग लागत मतलब उसे बनाने में जो लागत, दो चीजें होगी ना। कोई भी, जैसे आप घर मकान ही बनाते हो तो आप ईंट खरीद के ले आते हो, ईंट ले आते हो, सीमेंट ले आते हो, ठीक है, छड़ खरीद करके ले आते हो आप,
बालू होता है, सीमेंट होता है, ये सारी चीजें है ना। तो ये जो आपने ईंट बालू छड़ सीमेंट खरीदा, ये सब क्या हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गए, ये तो आपके रॉ मटेरियल की लागत हो गई। उसी से टोटल कॉस्ट नहीं पता चलेगा ना। आपको घर बनाना है, आप ईंट सीमेंट छड़ का ये सब बालू का रेट जोड़ लीजिए, आप कि मेरा एस्टिमेट निकल गया, नहीं हुआ ना, कुल लागत नहीं निकली, ये तो आपके रॉ मटेरियल की लागत निकली। अब इनको जो है बनाने के लिए इनका जो यूज कौन करेगा, जो मिस्त्री होगा, जो मिस्त्री होगा वो आएगा और वो क्या करेगा, इन सब चीजों को मिला करके इनको जोड़ करके आपका मकान तैयार। तो जो मिस्त्री काम करेगा और जो मशीनें काम करेंगे वो मशीनिंग लागत में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें टोटल एस्टिमेट जानने के लिए हमें कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल की लागत पता होना चाहिए, प्लस मशीनिंग लागत मतलब उसे बनाने में या मशीन के द्वारा जो काम किया जाएगा उसके द्वारा क्या खर्च आएगा वो लागत। जब दोनों को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल लागत हो जाएगी, टोटल कास्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है, रॉ मटेरियल कास्ट एंड मशीनिंग कास्ट, मतलब जब दोनों होता है वो टोटल कास्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुमान की लागत कौन तैयार करता है, हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। मतलब एस्टिमेशन जो अनुमान लागत है, ठीक है, अनुमान जो लगाया जाता है या जो लागत हम एस्टिमेशन बनाते हैं तो उसको तैयार कौन करता है, एस्टिमेट कौन तैयार करता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर तो जनरली जो मशीन वगैरह चलाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि ये मशीन ऑपरेटर है। क्वालिटी इंस्पेक्टर, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा वो क्या करेगा, वह जो वस्तुएं तैयार होगी उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा। कंपनी वगैरह में क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमेशा चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई चीज में कमी तो नहीं है, कोई चीज खराब तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो उनका काम होता है गुणवत्ता को चेक करना, क्योंकि अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं जाएगी मार्केट में तो क्या होगा, कंपनी का नाम खराब होगा और फिर चीजें डाउन हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, एस्टिमेटर, ये जो यहाँ पे नाम आ रहा ना, एस्टिमेटर मतलब अनुमानक, लेकिन नाम से पता चल जा रहा ना, एस्टिमेशन कौन बनाएगा भाई, एस्टिमेशन कौन करेगा, कास्ट की गणना कौन करेगा, तो एस्टिमेटर करेगा, एस्टिमेटर ही तो करेगा। नाम से ही लग रहा है ना, एस्टिमेटर मतलब जो अनुमानक है वो क्या करेगा, वो एस्टिमेटिंग मतलब एस्टिमेट निकालेगा कि किसमें कितना खर्च होना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि एस्टिमेटर क्या करेगा, वही जो है हमारे एस्टिमेट निकालेगा। ठीक है, अगला है विच वन इज इंक्लूडिंग इन मशीनिंग एस्टिमेशन सीट। मतलब मशीनिंग आकलन पत्रक में कौन सा शामिल है, कि हमें अगर मशीनिंग आकलन करना है तो इसमें से क्या शामिल होता है उसमें। ठीक है, मशीनिंग आकलन में तो अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा था, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि रॉ मटेरियल और मशीनिंग कॉस्ट दोनों थी ना, रॉ मटेरियल और मशीनिंग कॉस्ट उन्हीं दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट हो रहा था। तो यहाँ वही पूछा मशीनिंग आकलन पत्रक में और कौन सा शामिल होता है, तो हमने बताया था कि टोटल कॉस्ट में हमारी दो चीजें होंगी, रॉ मटेरियल होगा और मशीनिंग, मतलब दोनों एक ही में शामिल होंगे। तो यहाँ पर देखिए मशीनिंग कॉस्ट के नाम तो ले लिया, लेकिन एस्टिमेशन का रॉ मटेरियल का नहीं लिया, तो रॉ यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट। मशीनिंग और रॉ मटेरियल दोनों पत्रक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन में प्रयुक्त एल्युमिनियम तार का न्यूनतम अनुमेय आकार क्या है। न्यूनतम का मतलब मिनिमम परमिसिबल साइज। ठीक है, परमिसिबल साइज मतलब जो परमिशन दी जाती है कि इससे कम नहीं लगाया जा सकता। एल्युमिनियम का नाम यहाँ पे ले रहा होगा आकलन प्रयुक्त एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तार इसलिए कह रहा है कि जैसे आप घर वगैरह जब बनाते हो भाई इसमें वायरिंग भी तो होगा, घर मकान जब बनते तो वायरिंग होता है, तो वायरिंग के समय तार यूज होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जब हम वायरिंग वगैरह कराएंगे, जब एस्टिमेट उसका हम निकालेंगे तो उसमें तार वगैरह यूज किए जाते हैं। तो जो एल्युमिनियम का तार होता है उसका न्यूनतम अनुमेय आकार क्या, न्यूनतम अनुमेय का मतलब जो यहाँ इंग्लिश देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा, मिनिमम परमिसिबल, मतलब जो परमिशन दिया जाता है कि इससे कम आप नहीं लगा सकते, तो कम से कम मिनिमम कितना आपको तार किसका साइज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं, 1.5 मिनिमम आप 1.5 स्क्वायर mm साइज रख सकते हैं। कब, जो एल्युमिनियम का तार होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान देना होता है, तो आपका देखिए स्क्वायर mm मतलब एरिया के रूप में है। अगर ये सिंगल स्ट्रैंड की बात करेगा, नॉर्मल होगा, सिंगल स्ट्रैंड की बात करता, अगर सिंगल स्ट्रैंड की बात करता तो यह उसका डाया होता, उसमें स्क्वायर नहीं आता, उसका डायमीटर, उसमें एरिया नहीं होती है, उसका क्या लेते हैं, डायमीटर लेते हैं। तो 1.40 mm डायमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायमीटर। तो ये ध्यान रखते हैं कि प्रिंसिपल साइज क्या है, तो अगर एरिया के रूप में है तो 1.5 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए, और अगर सिंगल स्ट्रैंड के रूप में तो 1.40 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 3.5 कोर केबल। ठीक है, कितना कह रहा है, 3.5 कोर केबल। भाई जो
केबल होती है ना, उसमें देखते हैं ना, कोई अगर केबल होती है, आपने देखा होगा जो केबल खींचते हैं, तो 2 कोर वाली, 3 कोर वाली, 4 कोर वाली अलग अलग केबलें आती है ना। 2 कोर में आपका क्या होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। आप 3 फेज वाला जब ले आते हो तो उसमें 4 कोर होती है, जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से कोर का मतलब कितने तार उसमें से, उस केबल में से कितने तार बाहर निकल रहा है, तो ये कोर होता है। तो यहाँ 3.5 कोर की बात कर रहा है केबल के लिए। कंडक्टर, यूजी का मतलब यूजी केबल अंडरग्राउंड, यूजी का मतलब अंडरग्राउंड केबल के लिए न्यूनतम की बात कर रहा है कि न्यूनतम अनुमेय क्षेत्र क्या है, न्यूनतम एरिया हम कितना लेते हैं, कितना क्षेत्रफल का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ 3.5 का पूछा ना, 3.5 कोर, अगर 2 कोर का पूछता तो 2 कोर के लिए मिनिमम कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है। कितना होता है, 6 स्क्वायर mm रखे गए। किसके लिए, अगर 2 कोर वाली केबल होती, 2 कोर वाली केबल होती तब। लेकिन जब 3.5 कोर की बात करेगा, 3.5 कोर की बात करेगा तो यहाँ पे 50 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 कोर का होता तो 6 स्क्वायर mm होता है, से आपका 25 वगैरह तक के लिए जाता है। बाकी जो हम 3.5 कोर का बात करेंगे तो कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा है, मतलब इससे कम हम नहीं ले सकते, 50 स्क्वायर mm से कम क्षेत्र नहीं ले सकते, क्षेत्रफल इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है, इसके ऊपर आप जितना 50 के ऊपर चाहे आप चले जा सकते हो, लेकिन 50 स्क्वायर mm से हम कम नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विश्वसनीय अनुमान कौन सा है। ठीक है, मतलब विश्वसनीय का मतलब सबसे सटीक, सबसे एग्जैक्ट एस्टिमेट कौन सा आपका कहलाएगा, जो हमने प्रारंभिक अनुमान लगाया था, या फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है, या फिर क्यूब रेट एस्टिमेट जो है, या फिर डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, सारी चीजें मैंने बताया था, उसमें परिवहन का भी जोड़ा जाता है, आपके सामग्री क्या लागत है। अब जैसे कोई सामान आपने खरीद लिया तो उसको वहां से अपने घर ले आएंगे तो उसमें भी तो खर्च होगा। पता चला आपने अपना एस्टिमेट बनाया कि भाई मुझे सामान ले आना है, आप ने सामान का जो एस्टिमेट बनाया 1 लाख रुपए है, आप गए सामान लेने, वहाँ 1 लाख का सामान भी हो गया, लेकिन अब उस सामान को आपको घर तक ले आने में 10,000 रुपये किराया लग जाएगा, तो आपने वो वाला तो जोड़ा नहीं, तो आपका वो एस्टिमेट घबरा जाएगा ना। आप 1 लाख लेके गए और 10,000 रुपये परिवहन वाला तो आपने जोड़ा नहीं था, तो यहाँ पे एस्टिमेट आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वही कह रहा है कि विश्वसनीय मतलब एग्जैक्ट या बिल्कुल सटीक एस्टिमेट क्या होता है, तो उसको डिटेल्ड एस्टिमेट बोलते हैं। कौन सा एस्टिमेट बोलते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट बोलते हैं, क्योंकि डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या होता है, हमारी सामग्री का एस्टिमेट तो लिखते हैं, साथ में उसमें परिवहन वगैरह का भी लागत जोड़ दिया जाता है कि परिवहन में कितना खर्च होगा। इसमें सारी एक छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं, उसी को डिटेल एस्टिमेट बोलते हैं। तो ये जो डिटेल एस्टिमेट होता है सबसे सटीक एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।